वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में इस यूनिट को हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस यूनिट को मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा हुआ था क्योंकि मैं जानता था कि अगर आप इस यूनिट को 1 घंटा भी दे दोगे ना तो भी ये यूनिट पूरा पूरा निकल जाएगा आपका। ठीक है। और इस पर्टिकुलर यूनिट में हाँ, हमें इसमें भी काफ़ी चीज़ें छोड़ने की हैं, तो जो छोड़ना है, जो स्किप करना है, वो मैंने ऑलरेडी स्किप कर दिया है। जितना मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ वो पूरा खत्म कर लीजिएगा। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये यूनिट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में और सेंसर्स के बारे में। आपको कम्युनिकेशन सिस्टम है जो 100% कंप्लीट करना है, और आप सेंसर्स में सिर्फ 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कर लोगे तो आपका सारा काम जो है वो पूरी तरह से हो जाएगा। और इससे ज़्यादा तुम करना भी मत, बिकॉज एग्जाम टाइम में तुम्हें याद भी नहीं आएगा। ठीक है। सो लिमिटेड चीज़ें करनी है, ज़्यादा फोकस हमें इस चीज़ पर करना है। ओके। और अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उठा के देखूं, आईएमपी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम से ही पूछे गए हैं। इनफैक्ट अगर आप ये 6 क्वेश्चंस की बात करें तो ये सारे के सारे 6 क्वेश्चंस आपके कम्युनिकेशन सिस्टम से ही पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सेंसर से वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बट सेंसर में मैंने एक चीज नोटिस की कि ये दो क्वेश्चन है जो सबसे प्रोमिनेंटली पूछे गए हैं। सो डेफिनेटली हम सेंसर वाले पार्ट से इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह खत्म करना है। और जैसे मैंने कहा कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा इजी यूनिट है। इस पर्टिकुलर वन शॉट वीडियो को एक बार देख लोगे तो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे कि बाकी वन शॉट को देख के बैठ गया था। ठीक है ना। सो बहुत ईजी है। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कुछ मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इन सब के सॉल्यूशंस है ना, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब के सॉल्यूशंस का मैंने एक सिंपल सा पीडीएफ बना दिया है। पीडीएफ अगर आपको एक्सेस करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पे BXC सर्च करना, 40-45 रुपए में तुम्हें वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारे इन आईएमपी क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। एवरीथिंग, जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। चलो, तो शुरुआत करते हैं। और इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में और पूछा गया है काफी बार, सो दैट इज, आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है। और वो ब्लॉक डायग्राम को आपको किसका बनाना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और बोलोगे कि सर मैं इसको रट्टा नहीं मारना चाहता हूं, तो आप बिना रट्टा मारे इसे कैसे पढ़ सकते हो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ठीक है। देखो, आप इमेजिन करना कि आप आज के ज़माने में कम्युनिकेशन करते कैसे हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना और सोचना कि मान लो आपको एक फ़ोटो जो है वो अपने दोस्त को सेंड करनी है। तुम फोटो को क्लिक करते हो, व्हाट्सएप में अपने दोस्त को सेंड कर देते हो। तो तुम्हारी फोटो तुम्हारे फ़ोन से तुम्हारे दोस्त के फ़ोन तक जा रही है। इसके बीच में जो काम होता है वो ही पूरा काम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है। अब उसके बीच में क्या क्या काम हो रहा है, एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है वो तुम्हारा इनपुट ट्रांसड्यूसर का होता है। देखो, तुमने फोटो अगर अपने दोस्त को सेंड की है तो वो फोटो उड़ती हुई तो नहीं जाएगी तुम्हारे दोस्त के पास में। ठीक है ना, कबूतर वाला सिस्टम बंद हो चुका है, करेक्ट। वो फोटो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में तुम्हारे दोस्त के पास जाने वाली है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि जो हमने फोटो खींची है उसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये कन्वर्शन का काम किसका होता है? इनपुट ट्रांसड्यूसर का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फोटो को एक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट कौन करता है? इनपुट ट्रांसड्यूसर। और यही उसकी अंग्रेजी लिखी हुई है। ठीक है। कि जनरली आपके पास जो सिग्नल होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है ना। हमें क्या भेजना है? मुझे कोई म्यूजिक भेजना हो मेरे दोस्त को, है ना, ठीक है, मुझे कोई फोटो भेजना हो, मुझे कोई ऑडियो भेजना हो मेरे दोस्त को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस म्यूजिक को या उस ऑडियो को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे ही मैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। उस डिवाइस का नाम है इनपुट ट्रांसड्यूसर, जो उस फोटो को क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। एक बार ये फोटो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गई है तो उसके बाद रोल आता है किसका? ये वाले भाई साहब का, जिनका नाम है ट्रांसमीटर। ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी तुम पढ़ के देख लेना। ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखा हुआ है, तुम अगर इसको मैं रीड करके दिखाऊं तो मैं समझ में आएगा कितने आसानी से। द इंफॉर्मेशन और इनपुट सिग्नल दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साउंड सिग्नल, स्पीच, म्यूजिक। मुझे जो कुछ भेजना है, मैं ऑडियो भेजना चाह सकता हूँ, मैं कोई म्यूजिक भेजना के सोच सकता हूँ। ठीक है। मैं किसी मेरा इनपुट सिग्नल मेरे डेटा के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो किसी भी फॉर्म में रहे, उसको आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कन्वर्जन हमारे ट्रांसड्यूसर वाले भाई साहब करेंगे। ठीक है। एक बार ट्रांसड्यूसर वाले भाई साहब ने हमारा कन्वर्जन कर लिया तो फिर सेकंड आता है आपका किसका काम? सेकंड वाले भैया का, जिनका नाम है ट्रांसमीटर। ठीक है। ट्रांसमीटर वाले भैया का सबसे पहला काम क्या होता है? ट्रांसमीटर वाले भैया का सबसे पहला काम ये होता है कि जो सिग्नल
इसने कन्वर्ट किया है ना, उस सिग्नल की पावर को बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप पावर को नहीं बढ़ाओगे तो सिग्नल आपके दोस्त तक नहीं पहुंचेगा, बीच में ही ढुस हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसमीटर वाले भाई साहब का सबसे पहला काम क्या है, उस सिग्नल की पावर को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कुछ ऐसी चीजें रहती है इसके पास में जो उसकी पावर को एम्पलीफाई करेंगे। तो अब मुझे पता है ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल की पावर को बढ़ाता है। मतलब ऑब्वियसली मेरे पास ट्रांसमीटर में कुछ ऐसे डिवाइसेस रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रहेंगे जो उसकी सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है ना। चलिए, ट्रांसमीटर का काम समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। ऑल्सो हम एम्पलीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे दूर डिस्टेंसेस तक है ना, मतलब यहाँ से महाराष्ट्र में बैठ के मैं चाहूँ तो जम्मू एंड कश्मीर में भेजना चाहूँ किसी सिग्नल को, या यूएस में भेजूँ, यूके में भेजूँ, मैं कहीं पे भी भेज सकता हूँ, करेक्ट। लॉन्ग डिस्टेंसेस मुझे भेजना है तो ट्रांसमीटर भाई साहब लगेंगे ताकि उस सिग्नल को हम पावर दे सकें। ठीक है, तो पहला चीज समझ में आया कि हमारी जो मैसेज है ना, तो वो चिड़िया की तरह उड़ता हुआ नहीं जाएगा, उसको हमें है ना, उस फोटो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। एक बार कन्वर्ट कर दिया, अब उस सिग्नल को थोड़ा सा पावरफुल बनाएंगे। हमने पावरफुल बना दिया। अब सिग्नल को एक बार हमने पावरफुल बना दिया है, तो अगला स्टेप आता है कम्युनिकेशन मीडियम का। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, देखिए, सिग्नल को पावर बना तो दिया है मैंने, बट अब मुझे क्या करना है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर चुका हूं, तो मैं उस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह वायर की मदद से भी ट्रांसफर कर सकता हूं। जैसा पुराने जमाने में कैसे होता था, टेलीफोन में होता था। ठीक है, आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने टेलीफोन देखा है, मैं बेसिकली लैंडलाइन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं है लैंडलाइन तुम्हारे पैदा होने के टाइम पे बचे भी थे या नहीं। ठीक है, तो एक फोन होता था, उसकी वायर कनेक्टेड होती थी। ठीक है ना। तो वायर के फॉर्म में भी मैं अपना वायर क्या कर रहा है, एक मीडियम की तरह ऐड कर रहा है। उस वायर से जो मेरी सिग्नल है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना। आजकल जरूरी नहीं है कि हम वायर के थ्रू करें, है ना, हम बेसिकली सैटेलाइट फोन्स यूज करने लगे हैं, या फिर नॉर्मल भाषा में बोले तो तुम्हारा जो एंड्रॉयड फोन है, ठीक है, उसमें कोई वायर नहीं लगी होती है, तो वो हवा के थ्रू है ना। तो मेरा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो हवा भी हो सकती है, करेक्ट। मेरा कम्युनिकेशन चैनल कोई वायर भी हो सकता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कम्युनिकेशन चैनल का क्या होता है ना, ऑप्टिक फाइबर, ये सबसे बढ़िया वाला होता है। ठीक है ना। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा चलता है। तुमने सुना होगा कि यार देश विदेश में लोग क्या करते हैं, वो समुद्र के नीचे बड़ी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा के रखते हैं कम्युनिकेशन के लिए, करेक्ट है ना। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या है, एक साधन है जिसके थ्रू मेरा ये एम्पलीफाइड सिग्नल जो है एक दूसरे से दूसरी जगह पे जा रहा है। ठीक है ना। तो मैं केबल्स के इस्तेमाल से भी कर सकता हूँ, मैं ऑप्टिक फाइबर के इस्तेमाल से भी कर सकता हूँ। फिर फाइनली मेरा जो सिग्नल है वो रिसीवर तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये जो रिसीवर भाई साहब है, इनका क्या काम है, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एक कहानी की तरह है, तुम्हें इसे कहानी की तरह याद रखना है। तो कल के एग्जाम में तुम्हें सारी चीजें दिमाग में चलती रहेगी। ठीक है, रिसीवर भाई साहब सबसे पहले क्या करेंगे, उस सिग्नल को रिसीव करेंगे। हाँ, इन सब के बीच में एक और एलिमेंट आता है जिसको नॉइस बोलते हैं। ये नीचे शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, काफी नीचे चला गया है ये। नॉइस, नॉइस क्या होता है, देखो नॉइस वही होता है, जैसे मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई आके चिल्लाना शुरू कर दे, तो मेरी आवाज तुम्हें क्लियरली नहीं आएगा, है ना। अगर मैं टीवी चालू कर दूं तो टीवी की आवाज तुम्हें आने लगेगी। जो एक्सटर्नल आवाजें तुम्हें आ रही होती ना, या जो तुम्हारा सिग्नल अच्छे से जा रहा था उसको एक्सटर्नली जो लोग इंटरफेयर करते हैं, उनको हम नॉइस बुलाते हैं। ठीक है ना। तो नॉइस के आने से क्या होता है, सिग्नल की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो सकती है ना। अब देखो यार, डिपेंड करता है, तुम अगर सस्ती वाली वायर का इस्तेमाल करोगे सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए तो नॉइस ज्यादा आएगी उसमें। तुम अगर अच्छी क्वालिटी की ऑप्टिकल फाइबर यूज करोगे तो नॉइस कम आएगा। तो नॉइस का डिपेंडेंसी पूरी तरह किस पे रहता है, कम्युनिकेशन चैनल पे रहता है। अच्छी क्वालिटी का चैनल है तो नॉइस कम होगा, बुरी क्वालिटी का चैनल है तो बाहर से बहुत सारे इंटरफेरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, नॉइस के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं किसके बारे में, जो हमारा रिसीवर भाई साहब था, इसकी बात हम शुरू कर रहे थे। ठीक है, तो रिसीवर का सिंपल सा काम होता है कि अपने सिग्नल को सबसे पहले रिसीव करना। ठीक है, और रिसीव करने के बाद में हम उसे एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बेसिक बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ ये बोलोगे कि यार वो सिग्नल को रिसीव करता है और एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो रिसीवर का काम एक लाइन में लिख देना, सिग्नल को रिसीव करना है और उसको एम्पलीफाई करना है। फिर लास्ट में आता है तुम्हारा ट्रांसड्यूसर। ये वाला ट्रांसड्यूसर वही काम करता है जो ये वाला ट्रांसड्यूसर कर रहा था, याद है ना, कि अगर तो मुझे फोटो मेरे दोस्त को भेजनी है तो फोटो उड़ती हुई तो नहीं जाएगी, है ना। उस फोटो को आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसड्यूसर क्या करता था, फोटो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर गया है और मीडियम के थ्रू फ्लो होकर रिसीवर के पास पहुंच गया है। अब रिसीवर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस ट्रांसड्यूसर को देगा, ये वाला जो ट्रांसड्यूसर है वापस से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फोटो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और फिर फोटो आप अपने देख पाओगे। ठीक है, तो लास्ट वाले ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है
कि सिग्नल को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, है ना। मतलब फोटो थी तो फोटो बना देना, अगर वो साउंड था तो साउंड बना देना, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो स्पीकर्स वगैरह में देखते हो, ब्लूटूथ स्पीकर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है ना। अपने फोन से आप उधर बजाते हो ब्लूटूथ स्पीकर में गाने वाने, तो वो इस तरीके से ही जाता है। एयर इज द मीडियम इन दैट पर्टिकुलर केस, करेक्ट है ना। ऐसा ही है। आपके कंप्यूटर का मॉनिटर भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर ही है, क्योंकि सिग्नल जब आपके, है ना, अभी आप क्या कर रहे हो, अपने फोन पे देख रहे हो, करेक्ट। तो आपके फोन पे सिग्नल पहुंचा है, फोन के अंदर एक ट्रांसड्यूसर है जिसने उस सिग्नल को वापस से वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यही चीज़ें आपको लिखनी होती है इस भाषा में। इस भाषा का अगर आपको चाहिए प्रॉपर तरीके से पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और फिर वहाँ पे इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो आप, है ना। सब्जेक्ट का नाम क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बीएक्सी, करेक्ट है ना। क्लिक करके बीएक्सी में देख लेना, ठीक है। ये सब होने के बाद में हम आते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारा वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में है। देखो यार, इसका ज्ञान मैं तुम्हें क्या ही दूंगा, तुम खुद जानते हो यार भाई, कम्युनिकेशन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। वायर्ड वाला तरीका भी होता है, वायरलेस तरीका भी होता है ना। वायर्ड वाले तरीके का मतलब क्या है कि तुम्हें वायर को बिछाना पड़ेगा, है ना। तुम्हें एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वायर के थ्रू सिग्नल भेजना पड़ेगा। और वायरलेस मीडिया का मतलब क्या है भाई, तुम सीधे बोलोगे कि मैं एक सैटेलाइट बना देता हूं यहां पर और ये दूसरा सैटेलाइट हो गया यहां पर, मैं इस सैटेलाइट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भेजूंगा इस सैटेलाइट पे, और वो इंफॉर्मेशन हवा में उड़ती हुई जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में बेसिकली, ठीक है। तो वायरलेस मीडिया में मुझे किसी भी वायर का इस्तेमाल नहीं होता है, वो इजीली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू पहुंच जाता है। वायर्ड मीडिया मीडिया में हालांकि वायर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं यहां पर एक वायर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन सा वायर इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एक सर्टेन तरीके का वायर या एक सर्टेन तरीके का मैं केबल इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उस केबल का नाम रहेगा ट्विस्टेड पेयर केबल। एक दूसरे तरीके का केबल रहेगा, उसका नाम रहेगा कोएक्सियल केबल। और एक सबसे बेस्ट वाला केबल होता है जिसका नाम होता है ऑप्टिक फाइबर केबल, ठीक है। तो वायर्ड मीडिया में मैं वायर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अलग अलग टाइप का वायर मुझे अलग अलग टाइप का सिस्टम प्रोवाइड करेगा, है ना। जैसे मैं अगर ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करूं ना, ठीक है, तो ये सबसे सस्ता वाला होता है, सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ठीक है ना। और ये उतना इफेक्टिव नहीं होता लेकिन सस्ता होता है, ठीक है। स्पेशली शॉर्ट रेंज में जनरली ट्विस्टेड वाले को ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। और बस इसमें इश्यू एक ही रहता है कि आप इस सस्ते वाले को ना लॉन्ग डिस्टेंस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियसली सस्ता है तो लॉन्ग डिस्टेंस में यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि यार इस वाले में ना, इस सस्ते वाले में डिस्टॉर्शन बहुत होता है, मतलब नॉइज आती है ना। जैसे मैंने कहा ना, अगर मैं सस्ता माइक यूज करूंगा, आसपास कोई टीवी चलाएगा तो उसकी आवाज आएगी। तो वैसे ही सस्ते वाले केबल में ना बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। कोएक्सियल केबल इससे थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा सा बेटर होता है, ठीक है ना। तो कोएक्सियल केबल कैसा होता है मैं दिखा दूंगा, और ऑप्टिकल केबल सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसे ही तुम्हें दिमाग में रख लेना भाई, सस्ता वाला, उससे थोड़ा बेहतर वाला और सबसे बेहतर वाला। अब इसकी अंग्रेजी तुम्हें क्या लिखनी है ना एग्जाम में, थोड़ा सा वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली वैरायटी जिसका नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है ना, वायर्स जो रहते हैं आपस में कैसे ऐसे ट्विस्टेड रहते हैं। तो एक वायर बेसिकली दूसरे वायर पे क्या रहता है, ट्विस्टेड रहता है, ठीक है ना। अब ट्विस्टेड में भी दो वैरायटी होती है, एक होती है शील्डेड, दूसरा होता है अनशील्डेड। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। अनशील्डेड का मतलब क्या है कि वायर के बाहर कोई शील्ड नहीं लगी होगी। और शील्डेड का मतलब क्या है कि डेफिनेटली वायर के बाहर क्या होगा, एक शील्ड टाइप की लगी होगी, ठीक है। तो वायर अकेला नहीं होगा, वायर के बाहर शील्ड लगी होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं वायर के बाहर एक शील्ड लगा देता हूं, तो उससे सिग्नल थोड़ा बेहतर तरीके से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो शील्डेड वाले में क्या होता है, तुम इस तरीके से ऐसे शील्ड बना के दिखा सकते हो कि मैं वायर के बाहर क्या कर रहा हूँ, एक शील्ड बना दे रहा हूँ, तो ये मेरा शील्डेड वाला हो जा रहा है। और अगर मैं वायर के बाहर कोई शील्ड नहीं बना रहा हूँ, वायर मेरा ऐसे नॉर्मली जा रहा है, तो ये मेरा अनशील्डेड हो जाएगा। तो अनशील्डेड के पास शील्ड नहीं होती है, शील्डेड वाले के उसमें शील्ड होती है। ऐसा जो मैंने बना के दिखाया वैसे ही डायग्राम बना देना, ठीक है। तो आप क्या करना कि ये ऐसा दिखाना, ये बोल देना इसको अनशील्डेड, और ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस टाइप का तुम ऐसे बना के दिखा देना और बोल देना कि दिस इज कॉल्ड एज शील्डेड। और इसमें मैंने क्या बना रखा है, शील्ड बना रखी है। तो एग्जाम में भी डायग्राम ऐसे रट के जाने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ वैसा डायग्राम बना देना। शील्डेड में ये डायग्राम हो जाएगा, अनशील्डेड में ये हो जाएगा। और लिख देना कि ओनली वायर नो शील्ड, ठीक है ना। चलिए, सो मीनिंग आपको समझ में आ गया। इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी अगर देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, कि अनशील्डेड में कोई शील्ड नहीं होती है, ठीक है। शील्ड नहीं होती तो इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, नॉइज और भी ज़्यादा होता है, इंस्टॉलेशन आसानी से हो जाता है बट दिक्कत बहुत होती है। शील्ड वाला ऑब्वियसली, शील्ड अगर आपको बना के डालनी है तो वो बल्कि होगा, एक्सपेंसिव होगा। और शील्ड अगर हमने बना के डाली है तो उसमें इश्यूज ऑब्वियसली कम आएंगे, तो इंटरफेरेंस कम आएगा, नॉइज कम आएगा। तो नॉइज ज़रूर कम आती है बट महंगा होता है और
प्रैक्टिकल नहीं होता यूज करने के लिए, ठीक है, मोटा मोटा शील्ड निकालना पड़ता है उसमें। ये वाला सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है ना, बैंडविड्थ बैंडविड्थ उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। बस खत्म बात। थोड़ी सी अंग्रेजी देख ली, थोड़ा सा समझ लिया, हो गया काम, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कोएक्सियल केबल्स, ठीक है। तो देखो, हम वायर्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वायर्ड कम्युनिकेशन में हमने पहला देखा ट्विस्टेड वाला। ये दूसरा वैरायटी है वायर्ड कम्युनिकेशन का, ठीक है। ये ट्विस्टेड से थोड़ा सा बेहतर होता है। कोएक्सियल केबल्स, देखो जैसा इसका नाम है वैसा काम है। कोएक्सियल का मतलब क्या होता है, एक ही एक्सेस में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला भाई साहब भी इसी एक्सेस में होगा, फिर इसके ऊपर मुझे और एक बनाना है, तो फिर ये वाला भाई साहब भी ये होगा, ठीक है। तो ये एक है ना हॉलो सिलेंडर की तरह होता है, आप बोल सकते हैं कि ये इसी एक्सेस में मैं ये वाले को भी बना रहा हूँ, इसी एक्सेस में मैं बाहर वाले को भी बना रहा हूँ। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना कि हम एक वायर को लेते हैं और उसके एक्सेस के अलोंग शील्ड बनाने की कोशिश करते हैं, और वो कोएक्सियल बन जाता है, ठीक है। तो मुझे क्या बोलना है इसमें, टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स मतलब ये पहला कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर वाले, मतलब जो पहले वाले कंडक्टर का सेंटर होगा वही मेरे दूसरे वाले कंडक्टर का भी सेंटर होगा, ठीक है। तो सेम सेंटर होता है दोनों कंडक्टर्स का, ठीक है ना, और सेम एक्सेस होता है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है, द एक्सटर्नल कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ मेटेलिक शील्ड। ये जो बाहर वाला कंडक्टर है, इसका मेन काम क्या है, ये एक मेटल शील्ड की तरह काम करता है ना। तो देखो यही सब चीजें, तुम्हें बस ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और एक बार खुद से लिखने की कोशिश करनी है, और एक अच्छा सा डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा देना है। जैसे ये देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में, है ना। तो मैंने सबसे ऊपर क्या बना रखा है, एक ऐसा मेटालिक सिलेंडर बना रखा है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। अगर आपको ये दिखा हुआ नहीं समझ रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने प्रोटेक्टिव कवरिंग लिखा हुआ है, दिस इज प्रोटेक्टिव कवर, ठीक है ना। और उसके नीचे ये क्या है, आउटर सिलेंडर है, ठीक है ना। जैसे दो सिलेंडर की बात की थी मैंने, सॉरी माफ करिएगा, ये बाहर वाला सिलेंडर नहीं, बाहर वाला प्रोटेक्टिव कवर है, ठीक है। ये अंदर वाला जो है वो आउटर कंडक्टर है, और ये वाला जो है वो इनर कंडक्टर है, ठीक है। तो ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको, ये इनर कंडक्टर हो गया, ये आपका बाहर वाला कंडक्टर हो गया, और फिर बाहर वाला, सॉरी, हाँ ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, और फिर ये बाहर वाला कंडक्टर है, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी छोटा छोटा दिख रहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, थोड़ा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि एक अंदर की तरफ वाला कंडक्टर, फिर उस अंदर की तरफ वाले कंडक्टर के ऊपर क्या आएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल आएगा, और फिर आएगा क्या यहाँ पे, एक बाहर की तरफ वाला कंडक्टर, ठीक है ना। सो बाहर वाला कंडक्टर और अंदर वाला कंडक्टर, इन दोनों के बीच में क्या डाला है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाला है। क्यों डाला है इंसुलेटिंग मटेरियल, ये इसलिए डाला है ताकि बाहर का जो कंडक्टर है वो कहीं से भी अंदर वाले कंडक्टर के कांटेक्ट में ना आ पाए। जब बाहर वाला कंडक्टर अंदर वाले कंडक्टर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो उससे ट्रांसमिशन अच्छा होगा, उसमें से नॉइज नहीं होगी, उसमें बाहर से इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। और फिर बाहर वाले कंडक्टर के ऊपर वापस से हम क्या लगा देते हैं, एक कवर लगा देते हैं, दिस इज द प्रोटेक्टिव कवर, जो हम बाहर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये शायद थोड़ा सा बेहतर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। मुझे थोड़ा छोटा दिख रहा था मुझे, तो मैंने अभी जूम किया तो मुझे बेहतर दिख रहा है। और यही सब जो चीज़ मैंने बोली वो आपको थोड़ी अंग्रेजी में लिखनी है, कि मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, दोनों के बीच में इंसुलेशन की लेयर होती है, ठीक है। एक्सटर्नल कंडक्टर को और हम अच्छे तरीके से मेटल तरीके से शील्ड करते हैं। ऐसा जब हम करते हैं तो हम लार्ज बैंडविड्थ तक पहुंच पाते हैं, और इस इंसुलेशन की वजह से लॉसेस भी मेरे कम होते हैं, ठीक है ना। जो ट्विस्टेड वाले हम पहले देख रहे थे उनसे ये थोड़े से महंगे होते हैं, बट ऑप्टिकल फाइबर वाले से सस्ते होते हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड नंबर के हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला आ गया ऑप्टिक फाइबर। इस ऑप्टिक फाइबर के बारे में सब लोग जानते हैं गाइस, ठीक है। ऑप्टिक फाइबर जो है वो बहुत सिंपल बढ़िया चीज होती है। ऑप्टिक फाइबर में हमेशा तीन लेयर होती है गाइस, ठीक है। जो सबसे पहली लेयर होती है ऑप्टिक फाइबर की, वो ग्लास होती है, और जो मेरा सिग्नल होता है ना, इस ग्लास के अंदर ही ट्रेवल करके जाता है, ठीक है। जिसको पता नहीं है मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। जो मेरा सिग्नल होता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इस ग्लास के अंदर ही ट्रेवल होके जाता है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सिग्नल इस ग्लास के अंदर से अच्छे से ट्रेवल होके जाए, तो उसके लिए मुझे बाहर क्या करना पड़ता है, ग्लास क्लैडिंग लगानी पड़ती है। ये ग्लास क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि वो इस सिग्नल को बाहर नहीं आने देता है, उस सिग्नल को अंदर ही अंदर जो है ऐसे जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, जिसमें सिग्नल बाहर नहीं आता है, इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बुलाते हैं, जिसका डायग्राम यहाँ पे भी बना के दिखाया है। कि मेरा लाइट अंदर यहाँ पर जाएगा, बट यहाँ से लाइट मेरा बाहर नहीं आएगा, टर्न होके रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, फिर यहाँ पे टर्न होके फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरा लाइट जो है वो बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट होता जा रहा है बार बार। दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आप बना देना है, ठीक है। तो ग्लास कोर होता है, क्लैडिंग होती है, और फिर बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव लेयर। ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव लेयर हमारे पास बहुत जरूरी है, प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी तभी तो ये सब अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा। तो सिंपल सा डायग्राम बना देना है, थोड़ी सी अंग्रेजी लिख देनी है, और काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। कि अंदर ग्लास कोर होता है, फिर क्लैडिंग होती है, फिर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो हमारा
क्या बोलते हैं इसको, कि कौन सा प्रिंसिपल है जिससे हमारा ये सिग्नल फ्लो हो रहा है, तो प्रिंसिपल का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ी अंग्रेजी लिखी, थोड़ा सा ये देखा, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हमारे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में, जो कि अगेन अनदर सबसे आसान है। ठीक है, तो वायरलेस का मतलब क्या है कि मैं वायर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो मैं वायर का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो भाई कैसे चलेगा, ये मेरा यहाँ पे एक टावर है, ये मेरा यहाँ पे दूसरा टावर है, मुझे इस टावर से इस टावर पे सिग्नल भेजना है बिना वायर कनेक्ट किए। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेव्स का इस्तेमाल करूंगा। ये मेरी वेव्स क्या होती हैं, ये मेरी वेव्स हवा में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, कौन सी वेव्स होती हैं ये, इनका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये कौन सी होती हैं, इनका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करूंगा, जिसकी हेल्प से मैं अपने सिग्नल को बिना वायर के थ्रू एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है ना। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तीन कैटेगरी में बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या होती है, रेडियो वेव्स होती है। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है, माइक्रोवेव्स होती है। और थर्ड कैटेगरी क्या होती है, इंफ्रारेड वेव्स होती है। तो इन्हीं तीनों वेव्स के बारे में आपको लिखना है। और व्हाट इज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें तो आप सिंपली बोल सकते हो कि एक ऐसा मीडिया जिसमें आप बिना वायर की मदद से सिग्नल को ट्रांसफर करेंगे। उसमें दो एंटीना की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तो ट्रांसमिटिंग एंटीना। और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, रिसीवर एंटीना। अब मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, जो भी क्वेश्चन आए भाई साहब, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लोग बोलते हैं क्या डायग्राम बनाए, भाई ऐसा डायग्राम एंटीना बना दे भाई। ठीक है, कि यार इस एंटीना से इस एंटीना पे जा रहा है, ये पहला एंटीना है, ये ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे एंटीना पे, तो ये ट्रांसमीटर हो गया। ठीक है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया। ये रिसीव कर रहा है तो रिसीविंग एंटीना हो गया। जो लगे बस बना देना। अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, पहली रेडियो वेव्स, दूसरी माइक्रोवेव्स, तीसरी इंफ्रारेड वेव्स। इनको ये वेव्स क्यों बोला जा रहा है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फटाफट से दिखा देते हैं। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ठीक ठाक फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, 10,000 हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक काम करती है। ठीक है ना। तो ये जो रेंज है ना इसकी, 10,000 से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक, इस रेंज को हम क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 10 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक इसका स्पेक्ट्रम लाई करता है। ठीक है, और इस टाइप की वेव्स को हम क्या बुलाते हैं, आरएफ बुलाते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये किस काम में आती है, ठीक है देखो, अगर मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज करना चाहूं तो मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी को एएम में भी यूज कर सकता हूं। देखो, तुमको सबको पता है एफएम क्या होता है, तुम सबको पता है रेडियो क्या होता है। तो एफएम और एएम, ठीक है, ये तुमको पता होगा। मोस्टली लोगों को रेडियो एफएम पता होता है, एएम नहीं पता होता है। देखो, एएम जो होता है ना, बेसिकली शॉर्ट सिग्नल देने के काम में आता है। ठीक है, और आज के ज़माने में कोई शॉर्ट सिग्नल तो देता नहीं है, इसलिए लोगों को एएम के बारे में नहीं पता है। बट ये होता एफएम की तरह ही है। एफएम जो है वो पूरे सिटी में चलता है। ठीक है, तो एफएम बेसिकली लॉन्ग सिग्नल देने के काम में आता है, कि वो पूरे शहर को कवर करेगा। लेकिन एएम जो है वो एक शॉर्ट सिग्नल देने के काम आता है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट वेव्स का इस्तेमाल करके, है ना, एएम की तरह भी यूज कर सकता हूँ रेडियो वेव्स को। और मैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करके उनको एफएम की तरह यूज कर सकता हूँ, कि पूरे शहर में मेरा रेडियो एफएम चल रहा है, उसमें गाने चल रहे हैं। और फिर मुझे पूरे शहर में नेटफ्लिक्स चलाना है। ठीक है, या मुझे पूरे देश में नेटफ्लिक्स चलाना है, तो मैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को यूज करूंगा। तो मेरी रेडियो वेव्स जो हैं वो एज ए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टीवी चलाने के लिए भी, नेटफ्लिक्स चलाने के लिए भी यूज हो सकती है। घर पे बैठ के सब लोग पूरे शहर में रेडियो सुने उसके लिए भी यूज हो सकती है, और शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन के लिए भी यूज हो सकती है। मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकती है, और ये लॉन्गर डिस्टेंसेस भी ट्रैवल कर सकती है। प्लस इनका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होता है, इनको बहुत इजीली जनरेट किया जा सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई, बिल्डिंग्स के थ्रू अंदर घुस के निकल सकती है। ये बिल्डिंग के थ्रू जा सकती है, तभी हर जगह तुम अपने घर पे बैठ के, अपनी कार में बैठ के रेडियो सुन पाते हो। अपने घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख पा रहे हो, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दोगे तो भी तुम नेटफ्लिक्स देख पाओगे। क्यों, क्योंकि ये बिल्डिंग के थ्रू वॉल्स को पेनिट्रेट करके जा रही है ना। तो ये सुन लिया थोड़ा सा मैंने रेडियो वेव्स के बारे में। जैसे रेडियो वेव्स के बारे में सुना है, वैसे ही माइक्रोवेव्स के बारे में सुन लेते हैं। माइक्रोवेव्स थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये 1 गीगा हर्ट्ज से तो शुरू होती है, मतलब जहां रेडियो वेव्स खत्म होती है ना, वहां से माइक्रोवेव्स की शुरुआत होती है। तो ये रेडियो वेव से भी और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है। ठीक है ना। जनरली ये जो माइक्रोवेव्स होती है ना, ठीक है, इनका डायरेक्शनल जो है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। और होना भी चाहिए यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जब आप इतनी हायर फ्रीक्वेंसी की वेव उठा रहे हो ना, तो उस हायर फ्रीक्वेंसी की वेव को आप मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करा सकते, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे है, तो आपको उसे एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कराना पड़ता है। ठीक है, ये जनरली एक देश से दूसरे देश अगर आपको ट्रांसमिट करना है किसी सिग्नल को, तो उसके काम में बहुत ज्यादा आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और, ठीक है, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। ठीक है, माइक्रोवेव्स जो है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन पे काम करती है।
मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे आपके पास एक ये एंटीना है और यहां पर एक दूसरा एंटीना है। अगर यहां खड़ा हुआ बंदा यहां खड़े हुए बंदे को देख पा रहा है, तो वो माइक्रोवेव्स की मदद से यहां से यहां तक सिग्नल भेज पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा केस नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर एक पहाड़ है, ठीक है ना, और उस पहाड़ की वजह से, मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है तो जज मत, मतलब बेकार है आई नो, तो जज मत करना, ठीक है ना। तो यहाँ एक पहाड़ है जिस वजह से यहाँ खड़ा बंदा इस वाले को नहीं देख पा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो माइक्रोवेव्स की मदद से सिग्नल भेज पाएगा कि नहीं। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहा है, नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा देता तो ये माइक्रोवेव्स यहाँ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती। नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोवेव्स ऐसे काम नहीं करती है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, वो ऐसे जाके टकरा के दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, उसको इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अगर ये वाला बंदा बिना पहाड़ के इसको देख पा रहा है, तभी माइक्रोवेव ट्रेवल करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है और ये हमारा अंग्रेजी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इंफ्रारेड वेव्स के बारे में बात करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स जो है वो एकदम लोकलाइज तरीके से यूज होती है, मतलब जो तुम्हारे घर का टीवी का रिमोट है ना, वो इंफ्रारेड वेव्स पे काम करता है, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है ना, छोटे शॉर्ट सिग्नल्स में शॉर्ट डायरेक्शन के लिए काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंफ्रारेड वेव्स जो है ना वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। मतलब तुमने कई बार देखा होगा कि तुम अगर मतलब अपना हाथ लगाओगे तो भी रिमोट चल जाता है, ठीक है, बट अगर तुम दूसरे रूम में जाओगे और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दोगे उस रूम के, तो उस रूम से अगर तुम रिमोट दबाओगे तो तुम्हारे टीवी नहीं चलेगा। तुम दूर तक जा सकते हो, ठीक है ना, तुम किचन में जा रहे हो और किचन से हॉल तक भी तुम्हारा टीवी अगर देखो किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल पहुंच रहा है ना टीवी तक, तो वो रिमोट दबाने से टीवी चल जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी दूसरे ही रूम में चले गए और फिर तुम उस रूम की दीवार से इधर टीवी चलाने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ठीक है ना। सो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, बट ये अच्छे काम के लिए भी हो सकती है ना, मतलब पता चल रहा है कि कोई तुम्हारा भाई है जो रिमोट लेके दूसरे रूम में चला गया है, दूसरा टीवी का रिमोट खरीद के वो वहां से फटाफट चेंज चेंज करता जा रहा है और तुम परेशान हो रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है जनरली, दूसरे रूम से तुम ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, करेक्ट है ना। तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। और ये सब चीजें थोड़ा अंग्रेजी में लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो हमने वेव्स के बारे में जान लिया, अब हमने सबको जान लिया है। देखिए हमने ना वायर्ड कम्युनिकेशन के बारे में भी जान लिया है कि हम किस तरीके से अलग अलग टाइप के केबल्स के थ्रू हम वायर्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमने वायरलेस के बारे में भी जान लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या और ये कहाँ से आ रहा है पिक्चर में, ठीक है। तो तुमने देखा कि तुम वेव्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो तुमने देखा कि यार जो वेव्स हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती हैं, ठीक है ना। कुछ होती हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, जैसे इंफ्रारेड वेव्स की तुम बात कर रहे थे। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर कमजोर होती हैं, ठीक है। और फिर तुमने बात की रेडियो वेव्स की, ठीक है। रेडियो वेव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी वेव्स थी, माइक्रोवेव्स की तुमने बात की थी। माइक्रोवेव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, रेडियो वेव सबसे कम स्ट्रांग होती है, ठीक है। और ये सब किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रहती है ना, वो वेव उतनी स्ट्रांग होती है। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है ना, वो वेव उतनी ही कम स्ट्रांग होती है। तो कुछ वेव्स कम स्ट्रांग होती हैं, कुछ वेव्स की फ्रीक्वेंसी मीडियम होती है, कुछ वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो ये पूरा क्या बन जाता है, एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। लोअर फ्रीक्वेंसी से लेके हाई फ्रीक्वेंसी तक का एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। उसी स्पेक्ट्रम को हम क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बुलाते हैं, ठीक है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो फिर वेवलेंथ की बात भी होगी, और जहां वेवलेंथ की बात हो रही है तो वहां पे वेवलेंथ का सिंबल आएगा लैम्डा। तो लैम्डा वेवलेंथ का सिंबल होता है, एफ होती है फ्रीक्वेंसी, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि अगर मुझे किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी पता है, जैसे मुझे पता है इंफ्रारेड वेव जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, अगर इंफ्रारेड वेव की मुझे फ्रीक्वेंसी पता है ना, तो मैं सी की जगह स्पीड ऑफ लाइट डाल सकता हूं और इस फॉर्मूले की मदद से वेवलेंथ निकाल सकता हूं, किसकी, इंफ्रारेड वेव्स की। वैसे ही अगर मैं माइक्रोवेव्स की बात कर रहा हूं, मुझे माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी पता है बहुत हाई है, और उसकी वैल्यू पता है, अगर मुझे किसी भी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है, तो मैं स्पीड ऑफ लाइट से उसको डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या निकल जाएगा, इस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का लैम्डा, या हम इसे बोलेंगे वेवलेंथ निकल जाएगा। तो ये चीज मेंशन कर दीजिएगा इस, बाकी थोड़ा बहुत अंग्रेजी जो लिखना है वो यहाँ पर है, कि जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन करते हो तो आप किन का इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे सवाल आ रहा है, तो आप पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। फिर उन वेव्स का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हम किसी भी सिग्नल को जो ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जैसे
फोटो भेजना है तो फोटो खुद उड़ती हुई नहीं जाती है भाई, उस फोटो को पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कन्वर्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल हो रहा है तो हम करेंगे, ठीक है ना। ये इनका देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, ये इनके पास इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये वेव्स बहुत लंबी दूरी तक चल सकती है। तो अभी तक हम जो लिख रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में, वो सिर्फ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। और इनके बारे में लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम थोड़ा सा आंख बंद करके थोड़ी सी सांस लेना और याद करना जो चीज़ें मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। कि मुझे अपना वही फोटो वाला चीज़ याद करना कि यार मुझे अपने को दोस्त को फोटो भेजनी है। फोटो खुद उड़ के जाएगी नहीं, मुझे उसको दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, लिख दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसके पास इलेक्ट्रिकल भी होता है, मैग्नेटिक भी होता है, जिस वजह से वो बहुत दूर तक जा सकती है, लिख दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ना स्पेक्ट्रम होता है, कुछ वेव्स होती हैं लो फ्रीक्वेंसी वाली, कुछ वेव्स होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाली। लो फ्रीक्वेंसी वाली का भी हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाली का भी हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बस मैं खुद जैसे थोड़ा सा भी रीड करके कर रहा हूँ ना, तो ये वन शॉट में इसलिए बनाता हूँ दोस्त, ताकि तुम वन शॉट में एक बार मुझे ये चीजें बोलते हो सुन लो, और फिर खुद से अपने आप ये चीजें बोल लो ना, तो तुम्हें बिल्कुल भी रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब दिमाग में बैठ जाता है तुम्हारे, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें खत्म हो गई। हाँ, ये एक स्पेक्ट्रम का टेबल होता है, मुझे लगता नहीं ये किसी के दिमाग में याद रहेगा, बट इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अगर तुम नंबर्स को ध्यान से देखो ना तुमको याद रह सकते हैं। तो तुम क्या करना कि तुम ये अंदर वाली चीज अगर तुम्हें याद नहीं हो पा रही ना तो मत बनाना। तुमको एक बढ़िया तरीका बताता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का तुम ना डायग्राम बना के आना एग्जाम में, ठीक है। और वो डायग्राम कितने अच्छे से बनेगा देखो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली एक फिक्स डिस्टेंस पे क्या करना है ना, ऐसे लाइंस खींच देनी है, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, ऐसे लाइंस खींच देनी है ना। और फिर देखो 30 से शुरू होता है ये, ठीक है। तो पहले आएगा 30, फिर आएगा क्या 300, फिर आएगा क्या 3000, ठीक है, ओके। फिर आएगा तुम्हारा 30,000, ठीक है, हाँ कंफर्म कर रहा हूँ यही है ना, हाँ। फिर आएगा क्या तुम्हारा 3 लाख, ठीक है। मतलब तुम्हें जीरो बढ़ाते जाने हैं, ठीक है। तो पहले तीन के साथ एक जीरो, फिर तीन के साथ दो जीरो, फिर तीन जीरो, फिर चार जीरो, फिर पांच जीरो, इस तरीके से तुम्हें बढ़ाते जाना है। और यहाँ पे कम करते जाना है, यहाँ 10 की पावर 7 लिखना है, 10 की पावर 6 लिखना है, 10 की पावर 5 लिखना है, 10 की पावर 4 लिखना है, 10 की पावर 3 लिखना है, ऐसे करते जाना है, ठीक है। और ये क्या लिखना है, ये तुम्हें मीटर में लिखना है कि ये जो है वो क्या है, मीटर में है बेसिकली। और ये जो है वो किस में है, तुम्हारे हर्ट्ज में है बेसिकली, ठीक है। तो 30 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज है ना, ठीक है। उधर किलो हर्ट्ज में लिखा हुआ है तो तुम किलो हर्ट्ज वाले को भूल जाओ, मैं तुम्हें सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ इसको याद रखने का। 30 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज, ठीक है, 30,000 हर्ट्ज, ठीक है। ऐसे करते करते जाना, ठीक है, ओके। और ये थोड़ा सा इतना बना देना टेबल, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे लिख देना विजिबल लाइट, ठीक है। थोड़ा एक अच्छे हट तक जाने के बाद में विजिबल लाइट देना, ठीक है। और यहाँ जो तुम्हें देखने को मिल रहा है ना, ये चीज को हम क्या बुलाते हैं, वेवलेंथ बुलाते हैं। तो यहाँ ऐसे साइन बना के क्या लिख देना, वेवलेंथ लिख देना, ठीक है। और यहाँ जिस चीज को हम देख रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। तो एग्जैक्ट पूरा टेबल बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, ऐसे याद कर लो। कुछ डब्बे बनाओगे, विजिबल लाइट लिखोगे, 30 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, इस तरीके से लिखोगे, और काम तुम्हारा खत्म। 100% कॉपी पेस्टिंग वाले काम नहीं करने हैं, अंदाजे से थोड़ा सा बना के दे दो एग्जामिनर को, क्योंकि तुम पूरा बुक का भी कॉपी करके जाओगे ना और उसका मूड खराब है तो वो 5 में से 4 ही नंबर देगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो भी वो एक नंबर काट के देगा। 99% चांसेस को नंबर काट लेगा, ठीक है ना, ओके। तो तुम अगर इतना लिख के जाओगे तो भी वो तुम्हें 6 में से 5 नंबर ही देगा, क्योंकि उसके पास नंबर काटने का और कोई स्कोप है नहीं। वो बोलेगा अच्छा चल ठीक है यार, थोड़ा बहुत उसने लिखा है, एक नंबर काट के दे देता हूं। तो तुम पर्सपेक्टिव सब दो एग्जामिनर का, तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो तो भी वो सोचेगा कि हाँ तो भी काट दूं, और तुम थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहे हो तो उसके दिमाग में रहेगा कि यार अच्छा इसने थोड़ा सा उतना अच्छा टेबल नहीं बनाया, मैं एक नंबर काट देता हूँ, बाकी सब लिखा है यार फटाफट से चेक करते हैं, बाकी सब लिखा है 5 नंबर देते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको कंफ्यूज मत करो एग्जामिनर को, हर एक चीज डिटेल में लिख के कंफ्यूज मत करो, अंदाजे से थोड़ा ठीक ठाक लिख दो, तुमको भी उतनी नंबर देने वाला है। और कोई टॉपर टाइप का बंदा जो पूरी बुक छाप के आने वाला है, उसको भी वो पूरा 6 देने के बारे में सोचेगा, नहीं तो बोलेगा हट नहीं देता करके 5 नंबर देके छोड़ देगा, ठीक है। तो समझो थोड़ा बातों को, हर एक चीज डिटेलिंग में मत करके आओ, ठीक है, ओके। चलो, एक और ये चीज होती है भाई, आई रियली डोंट नो ये, फ्रैंकली जो तुमने इसको देख लिया ना अंदाजे से बहुत है, ठीक है। इसको तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली ये तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो जस्ट स्किप दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, मोबाइल कम्युनिकेशन पे। देखो भाई इतना आसान है ना ये मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन का सवाल आता है, तुम्हें उस पर 4 लाइनें लिखनी है। सोचो भाई मोबाइल कम्युनिकेशन होता कैसे है। एक मोबाइल लेता है, उस मोबाइल में तुम फोन नंबर लगाते हो, कॉल करते हो, सामने वाला अपने मोबाइल से उठाता है, बात करता है। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, इसको बोलते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन। और यही अंग्रेजी लिखी है कि व्हाट इज मोबाइल कम्युनिकेशन। इट refers to the conversation established between the two users at the two different places using their handheld equipment।
कहना ये चाह रहा है भाई साहब कि अपने हाथों में जो तुम्हारा इक्विपमेंट है, वैसे ही तुम्हारे दोस्त के हाथ में भी उसका इक्विपमेंट है। तो तुम लोग दो अलग अलग प्लेसेस पे खड़े होके, तुम अपना इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, वो अपना इक्विपमेंट यूज कर रहा है, और बातें कर पा रहे हो। यही है मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तुम तो पैदा मोबाइल के साथ हुई है, तुम्हारी जनरेशन में तो पता है, राइट? ये अंग्रेजी में लिखना है ना। इनिशियली मोबाइल कम्युनिकेशन जब शुरू हुई थी ना, उनका काम क्या था? बस दोस्त को दोस्त से बात करनी है। बट तुम डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, ठीक है। पर वो क्या इस्तेमाल तुम करते हो? तुम एसएमएस, एसएमएस भी बहुत लोग नहीं करते होंगे यार आजकल, तुम तो पूरे व्हाट्सएप से आए होंगे, ठीक है। सो मैं उतना भी पुराना नहीं हूँ कि मैं कुछ ही नहीं आता, मतलब सिंपल है कि यार एसएमएस वगैरह मेरी जनरेशन ने थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर देख रखा है, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब व्हाट्सएप उतना अच्छे से नहीं होता था, एंड एसएमएस वाज समथिंग जो बहुत डेली बेसिस पे यूज़ होता था, ठीक है ना। और ईमेल्स तो डेफिनेटली ऑफिशियल यूज़ में होते हैं, तो एसएमएस भी काम में आता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो तुमको लिख देनी है, और इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितने भी नंबर का क्वेश्चन हो, थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ का लिख दो, उसके बाद कुछ और ज्ञान लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना सफिशिएंट है इसके लिए, इतना लिख के छोड़ देना, ठीक है ना। वो बोलता ज़रूर है कि यार एज शोन बिलो। हाँ, ये चीज़ एक और है, क्या है देखो, कि देखो इन सेल्युलर सिस्टम्स अ सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बना के आना, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल बनाना, उसमें बोलना कि दिस इज अ बिगर ट्रांजिस्टर, और फिर उसके बाद एक ऐसा ट्रांस बनाना, ठीक है। और इसको क्या करना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्या, फिगर। बोल देना दिस इज अ बिग ट्रांसिस्टर, क्या है, ट्रांसमीटर है, सॉरी, तो दिस इज अ बिग ट्रांसमीटर, ठीक है। नाउ दिस बिग ट्रांसमीटर इज रिप्लेस्ड, दिस बिग ट्रांसमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वेरी वेरी स्मॉल मल्टीपल ट्रांसमीटर्स, ठीक है ना। तो ये इसका काम होता है, ये डायग्राम बना देना। एग्जामिनर खुश रहेगा। थोड़ा सा स्केल पेंसिल लेके ढंग से बनाना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बना दिया है। और लिख देना ये सब बातें, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन खत्म यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीएसएम। तुम लोगों ने ये वाला ब्लॉक डायग्राम जीएसएम का अभी तक नहीं देखा होगा, मुझे पता है। तुम वो बहुत अतरंगी टाइप के जीएसएम के ब्लॉक डायग्राम्स देख रहे होंगे। भाई कोई मतलब नहीं है उस अतरंगी टाइप के ब्लॉक डायग्राम को देखने का। ब्लॉक डायग्राम का मतलब ही होता है कि किसी चीज को आसान शब्दों में बताना, ठीक है। तो तुम वो बड़े तगड़े वाले ब्लॉक डायग्राम मत बनाओ, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही बनाओ, ठीक है। बहुत सिंपल ब्लॉक डायग्राम है ये, ठीक है। तो जीएसएम में मेरे पास में क्या क्या होता है? जीएसएम में चार लोग होते हैं मेरे पास में। एक होता है मोबाइल स्टेशन, दूसरा होता है सब स्टेशन, तीसरा होता है नेटवर्किंग, चौथा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे शब्द तुम्हें सुनने में भारी लग रहे होंगे, बट जब तुम इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, तो तुम बोलोगे भाई ये जीएसएम सिस्टम कितना इजी है। सबसे पहले समझो ये जीएसएम सिस्टम है क्या। तुम लोग आजकल अपने फोन में 5G यूज करते हो ना, बहुत बढ़िया। उसके पहले क्या आता था? 4G आता था। उसके पहले क्या आता था? 3G आता था। उसके पहले क्या आता था? 2G आता था। ये जो 2G है ना, यही है तुम्हारा जीएसएम, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ना, तुम में से बहुत लोगों ने तो जीएसएम सुना भी नहीं होगा। तुम्हारा कोई 4-5 साल बड़ा भाई होगा ना, तो उससे पूछना कि सर आपको भाई को तो भाई बोलोगे ना, तो उससे पूछना कि जीएसएम अरीना पता है क्या तुमको करके, ठीक है ना। आई डोंट नो अभी ये वेबसाइट एक्टिव है भी कि नहीं करके, ठीक है। बट जीएसएम अरीना वाज अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट, जहाँ पे हम लोग अपने फोन्स वगैरह कंपेयर करते थे। किसी को नया फोन खरीदना है या कोई नया फोन आया है, तो उस वेबसाइट में फोन की डिटेल्स होती थी, ठीक है ना। तो जीएसए लिख दिया गलती से, इट वाज जीएसएम अरेना, ठीक है। आई डोंट नो वो एक्टिव है कि नहीं। आजकल तो कोई देखता नहीं है वेबसाइट। सभी लोग क्या करते हैं, क्या गेस, यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं कि फोन का रिव्यू कैसा है, करेक्ट है ना। बट पहले दिस वेबसाइट वाज वेरी पॉपुलर, सो जीएसएम वहां से आया है। जीएसएम इट वाज बेसिकली अ सेकंड जनरेशन सेल्यूलर सिस्टम, ठीक है ना। यूरोप में डेवलप हुए थे भाई साहब। ओके, सो डिजिटल मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब अंग्रेजी फ्रैंकली जरूरत नहीं है। तुम ये समझो कि एक जमाना था जब एक जगह से दूसरे जगह पे फोन जब करते थे, तो आवाज उतनी क्लियर नहीं जाती थी, ठीक है ना। तो लोग क्या करते थे, लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे। तो लैंडलाइन में क्योंकि वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, तो आवाज बहुत अच्छी जाती थी। लेकिन लैंडलाइन के बाद डायरेक्टली जब वायरलेस स्टार्ट हुआ ना, जब पहली बार मोबाइल फोन्स वगैरह आए थे, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं था। फर्स्ट जनरेशन वॉज एकदम बेकार। सेकेंड जनरेशन जब कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च हुआ मोबाइल का, तो उस वक्त क्या हुआ कि आपकी जो डिजिटल फोन सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ में आई, और बहुत अच्छी सिक्योरिटी के साथ में आई। ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन हमेशा खराब होती है। जो सेकेंड जनरेशन आई थी वो बहुत अच्छी सिक्योरिटी और बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ में आई थी। और यही सेकेंड जनरेशन जो कहलाती है वो है जीएसएम वाली, ठीक है। अब तो तुम इस जनरेशन के काफी आगे आ चुके हो, फिफ्थ जनरेशन में तुम देख रहे हो, ठीक है ना। बट दिस वॉज द फर्स्ट
एक्चुअल में सेकंड जनरेशन था, बट पहली बार ऐसा हुआ था कि सिक्योरिटी और हाई क्वालिटी के साथ में ये आया था। और ये है। अब ये जो सिक्योरिटी और हाई क्वालिटी के साथ में आया था, ये ऑपरेट कैसे करता था, तो उसको तुम बोलोगे चार पार्ट्स में है, ठीक है। पहला पार्ट है मोबाइल स्टेशन का, दूसरा है सब स्टेशन का, तीसरा नेटवर्किंग, चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक पार्ट की सिंपल सी अंग्रेजी लिखनी है। आओ दिखाता हूं। सबसे पहली पार्ट की अंग्रेजी भाई, मोबाइल सिस्टम, मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन का मीनिंग क्या है? तुम आंख बंद करना और सोचना कि मैंने तुम्हें जीएसएम के बारे में क्या बताया था। मैंने तुम्हें बताया था कि जीएसएम सिस्टम में आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो, एक जगह से दूसरी जगह फोन करते हो। बिल्कुल। तो पहला ब्लॉक डायग्राम मोबाइल स्टेशन के बारे में है। मोबाइल स्टेशन में क्या है? मोबाइल स्टेशन बेसिकली होता है मोबाइल इक्विपमेंट, या फिर आप बोलोगे सिम कार्ड, ठीक है। अब मोबाइल स्टेशन का काम क्या रहता है ना, कि मोबाइल स्टेशन सिम कार्ड की मदद से क्या करता है कि पर्सनलाइजेशन करके देता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे सिम कार्ड पे तुमने रिचार्ज किया, तो तुम उसको पर्सनली उस रिचार्ज को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो। कुछ लोग हैं जो अपने इंटरनेट के या कॉलिंग के रिचार्ज को अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। कुछ लोग हैं जो एग्जाम के पहले कुछ और देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो तुम पर्सनलाइज तरीके से जैसा यूज करना चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल स्टेशन वही पर्सनलाइजेशन के बारे में है। ओके, ठीक है। और हर एक मोबाइल का अपना IMEI नंबर होता है, ये तुमको सबको पता है। तो मोबाइल स्टेशन की चीजें दिमाग में आ गई। मोबाइल स्टेशन पर्सनलाइजेशन के बारे में, सिम कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है। लोगों को अपना खुद का IMEI नंबर मिलता है, और लोग जिस सर्विस को सब्सक्राइब करते हैं उस सर्विस को अच्छे से यूज कर सकते हैं। यही इसका ज्ञान है। सुना तुमने, कितना सिंपल था। शब्द बड़े बड़े हैं पर मीनिंग बड़ा सरल है, ठीक है। अगला सेकंड ब्लॉक कहां पे आता है, ठीक है। तो पहला ब्लॉक था तुम्हारा भाई मोबाइल स्टेशन का, तुम्हें समझ में आ गया। दूसरा ब्लॉक क्या है? बेस स्टेशन। ये बेस स्टेशन बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसमें दो लाइन लिखी हुई है, ठीक है। थोड़े से अजीब शब्द लिखे हैं, बट तुम टेंशन मत लेना। देखो सुनो, एक होता है BTS, एक होता है BSC। तुमको पता है ना, फ्रैंकली मुझे पता है ना, ही मैंने जानने की कोशिश की है ना, तुम्हारे काम आने वाला है कभी आगे जाके। तो बस लिख देना कि भाई जो बेस स्टेशन होता है उसमें BTS होता है और BSC होता है। BSC का मतलब होता है बेस स्टेशन सब सिस्टम, ठीक है। ओके। और उसमें बहुत सारे BTS होते हैं। बस खत्म, ठीक है। मैंने इसका मीनिंग ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, तुम भी मत करो। दो लाइन लिख के आ जाना। हाँ, इसके आगे वाला आसान है, ठीक है। इसके आगे वाला क्या है? थर्ड वाला ब्लॉक, जो कि NSS ब्लॉक है, ठीक है ना। तो तीसरा ब्लॉक कर रहे हैं, पहला वाला तुम समझ चुके हो, दूसरा वाला तुम्हें थोड़ा सा लिख देना, दो लाइन जो मैंने दिखाई है। तीसरा वाला ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क स्विचिंग सबस्टेशन, ठीक है। अभी नेटवर्क स्विचिंग सबस्टेशन में क्या होता है, देखो। उसके पास तीन इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, तुम एज अ सब्सक्राइबर तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। दूसरा इंफॉर्मेशन, जो कस्टमर है जब भी वो रोमिंग के लिए जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। तीसरी इंफॉर्मेशन, जो भी तुम्हारा डेटा है उसका इंक्रिप्शन की हेल्प करेगा ये, ठीक है ना। तो इन तीनों कामों को करने के लिए तीन लोगों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला जिसका इस्तेमाल होता है उसका नाम है होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब क्या है? स्टोर करना, ठीक है ना, समझे। ये जो रजिस्टर शब्द अलग अलग जगह यूज होता है ना, तुमने देखा होगा। ये आपका FPL में, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज होता है, ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी यूज हुआ है। रजिस्टर का मतलब ही क्या होता है? स्टोर करना। तो अगर हम लिख रहे हैं होम लोकेशन रजिस्टर, मतलब होम लोकेशन को स्टोर करना। होम लोकेशन मतलब घर की लोकेशन नहीं, सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन। तो सिस्टम के लिए होम क्या होता है? सब्सक्राइबर होता है। तो सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। फिर विजिटर लोकेशन, मतलब सब्सक्राइबर अगर एक जगह से दूसरी जगह विजिट करने निकल रहा है तो सब्सक्राइबर क्या है? रोम कर रहा है, तो सब्सक्राइबर इज रोमिंग, ठीक है। तो उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं करना है, उस इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्शन करके रखना है ताकि कोई चुरा ना ले। तो वो थर्ड वाला काम किसका होता है? ऑथेंटिकेशन सेंटर का होता है, ठीक है। तो यहां पर तुम वही तीनों चीजें जो बता रहा हूं वो उसको सिंपल ऐसे डैश करके लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। और लास्ट वाला तो सबसे इजी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है भाई? ऑपरेट करता है। हर जगह कहीं भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए लिख दिया करो ऑपरेट करता है। क्या ऑपरेट करता है भाई? मेंटेनेंस का काम करने में मदद करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, परफॉर्मेंस करेगा। बस इट हेल्प्स विद मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब जो मैंने तुम्हें बताया उसके बाद तुम्हें बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत है क्या? नहीं है भाई। याद करना आंख बंद करके, जीएसएम, जीएसएम मतलब सर के जमाने की चीज। उतना जमाने का भी नहीं है, मतलब 2G वाली चीज है, ठीक है। तो वहां पे मोबाइल फोन से पहली बार डिस्कवरी हुई थी, नहीं डिस्कवरी तो पहले हो चुकी थी, पहली बार सिक्योर्ड अच्छा कम्युनिकेशन क्वालिटी वाला स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला वाला वही है कि यार सबको अपनी पर्सनलाइज सिम मिली थी, सबको अपना पर्सनलाइज सब्सक्रिप्शन मिला था, और लोग अपना इस्तेमाल कर रहे थे इंटरनेट का ढंग से। इंटरनेट नहीं, कॉलिंग का इस्तेमाल कर रहे थे ढंग से, ठीक है ना। दूसरा वाला जो बताया, दो लाइन लिख देना। तीसरा वाला क्या है? जब लोग सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोगों की इंफॉर्मेशन को सही से स्टोर होना चाहिए। लोग अगर रोमिंग कर रहे हैं तो उस रोमिंग की वजह से विजिटिंग लोकेशन, नई लोकेशन को स्टोर होना चाहिए, और डेटा का इंक्रिप्शन रहना चाहिए। वो ये हो गया थर्ड वाला।
लास्ट वाला हर एक चीज सही से एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, बस हो गया। तो जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि ये सब कुछ जो मैंने दिया हुआ है तुम्हें, ये सब कुछ एक पीडीएफ में अवेलेबल है। तुम्हें अगर ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे BXC करके सर्च करो, 40-45 रुपए में तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में ये सब कुछ अवेलेबल है, सारे सॉल्यूशंस इस भाषा में लिखने हैं, मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है ना? तो हमारा टॉपिक दो चैप्टर में डिवाइडेड था। पहला चैप्टर था तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, जो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, क्योंकि देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में आ जाएगा। ठीक है, आ गया तो चांदी चांदी बल्ले बल्ले वाला काम है ना? तो दो क्वेश्चन और करने हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जो हम पढ़ चुके हैं, अब हम सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंसर्स के बारे में हमें दो ही चीजें पढ़नी है, एक होता है IoT वाला, दूसरा होता है हमारा सेंसर्स के बारे में, एक्टिव पैसिव सेंसर्स। ठीक है, लैपटॉप इतना चल गया ना, ऐसा लग रहा है हैंग कर गया करके। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लॉन्ग टाइम टू हैंग। ओके, खुल गया खुल गया। ठीक है, तो वैसे कभी हैंग करता नहीं है मेरा सिस्टम, बट आई थिंक मैं 2-4 दिन से उसको इतना हैवी यूज़ कर रहा हूँ ना, कम से कम 10-12 फाइल्स तो पीछे खुली होगी। मैंने बंद भी नहीं किया, मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग के पहले। तो चलो, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ठीक है, लेट्स डू दिस। सो मुझे IoT के बारे में पूछेगा, और IoT का मुझे क्या बोलेगा, ब्लॉक डायग्राम बनाने को बोलेगा। ठीक है, अब तुमने अलग अलग नोट्स में IoT का ब्लॉक डायग्राम भी देखा होगा, और उस ब्लॉक डायग्राम में तुमने बहुत सारे लेंदी लेंदी आंसर्स भी देखे होंगे। उन सबको भूल जाओ। ठीक है ना? मैं जो तुम्हें डायग्राम दिखा रहा हूँ, डायग्राम तुम्हें डेफिनेटली यही बनाना है। डायग्राम के अंदर क्या क्या रहेगा तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, कि पहले सेंसर्स रहेंगे, फिर माइक्रो प्रोसेसर रहेगा, फिर कम्युनिकेशन मॉड्यूल रहेगा, IoT गेटवे रहेगा। ठीक है, तो ये तो तुम याद रख कर सक, मतलब अपने दिमाग में भी तुम लिस्ट लिख के जा सकते हो, अपने हाथों में भी तुम लिख के रख सकते हो, तो डिपेंड्स तुम्हें कहाँ लिखना है इसको। ठीक है ना? तो ये चीज थोड़ा सा तुम्हें स्टोर करके लेके जानी पड़ेगी, है ना? इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करके लेके जानी पड़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ भी हो सकती है, हाथों में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, मुझे क्या पता कहाँ हो सकती है। ठीक है, एक आधा डायग्राम तो रख ही सकते हो हाथ में। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि जब आप इसका हर एक पार्ट एक्सप्लेन करोगे ना, तो डिटेल में एक्सप्लेन मत करना। ठीक है ना? जैसे मैंने एक एक लाइन लिखा है ना, तुम भी एग्जाम में एक एक लाइन लिख के आना। उसका रीजन बताता हूं। तुम डिटेल में लिख के आओगे, वो 6 में से 5 नंबर देगा तुमको। करेक्ट? बहुत अच्छा हैंडराइटिंग में डिटेल में लिख के आओगे, 6 में से 6 नंबर दे देगा। तुम डिटेल में लिख के नहीं आओगे तो भी तुम्हें 6 में से 5 नंबर देगा। बस फर्क क्या पड़ता है, जब तुम डिटेल में बहुत ज्यादा लिख के आते हो ना, तो एग्जामिनर सोचता है कि 6 में से 6 दे दूं। फिर थोड़ा खड़ूस एग्जामिनर रहता है, तो उसके दिमाग में चल रहा होता है, नहीं दूंगा यार, कुछ तो थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स नहीं दूंगा, तो वो तुम्हें 6 में से 5 नंबर दे देगा। लेकिन जब तुम हैवी डिटेलिंग ना करके इस तरीके से छोटा छोटा लिख के आते हो, तो एग्जामिनर जब चेक कर रहा होता है, तो चेक करते करते तो उसके दिमाग में आता है कि भाई इसने आंसर तो लिखा है, बट बहुत डिटेलिंग में नहीं लिखा है, तो मैं इसका आंसर पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। आंसर लिखा है, 6 नंबर देने चाहिए थे, डिटेलिंग में नहीं लिखा है, 5 नंबर दो, खत्म करो, आगे बढ़ जाओ। मैं कह रहा हूं ना, मेंटेलिटी समझो और मेरे पे भरोसा करो। ठीक है, एक एक लाइन लिख के आना, बढ़िया सिंपल सिंपल अंग्रेजी है। सेंसर क्या करता है, सेंसर भैया, सेंसर क्या होते हैं, जैसे सेंसर एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन को सेंस करता है। ठीक है ना? सेंसर। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, वो डेटा को ट्रांसमिशन के लिए प्रिपेयर करता है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या करता है भाई, वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल तो पढ़ते आ रहे हो ना, वायर्ड कम्युनिकेशन मॉड्यूल, वायरलेस, तो डेटा की कनेक्टिविटी को करता है। ठीक है, IoT गेटवे क्या करता है, वो लोकल डिवाइस और क्लाउड, क्लाउड आ गया मतलब अभी डेटा स्टोरेज की बात होने लगी, तो लोकल डिवाइस और क्लाउड को कनेक्ट करेगा IoT गेटवे। क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या करता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म हवा हवा मतलब क्लाउड तो पता है तुम सबको क्या होता है, क्लाउड में क्या होता है, बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने। यूजर इंटरफेस मतलब क्या, कि यूजर जो है वो उस डेटा को देख पाएगा, क्लाउड से डेटा को एक्सेस कर पाएगा। जैसे तुम भी जिस डेटा को देख रहे हो, यूट्यूब में वीडियो चल रहा है, ये वीडियो कहीं ना कहीं क्लाउड में स्टोर्ड है, तुम एज अ यूजर उसे देख पा रहे हो, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मूलाज होते हैं, जो एक प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है किसी चीज को कंफर्म करने के लिए। जैसे तुम्हारे फोन को एल्गोरिथम रन करना पड़ रहा होगा, तब जाके तुम इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। तुम डबल टैप करके फॉरवर्ड कर रहे हो, तो एक एल्गोरिथम रन हो रहा है। तो एल्गोरिथम क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मूलाज होते हैं, जिसको रन किया जाता है, जो ऑब्वियसली डायरेक्टली डेटा स्टोर और क्लाउड के बीच में कनेक्टिविटी करता है। ऊपर ऊपर से समझ में आ गया, 2-3 बार लिख लेना, समझ लेना, काम खत्म। इसके बाद एक बोनस क्वेश्चन है तुम्हारा, ये वाला। ठीक है ना? अगर आ गया तो बल्ले बल्ले। ठीक है, कंपेयर एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स। देखिए भाई, बहुत आसान शब्द है। द सेंसर्स विच डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर
टू ऑपरेट आर कॉल्ड एज एक्टिव सेंसर्स। ऐसे सेंसर जिनको बिजली देने की जरूरत नहीं है या किसी भी टाइप का पावर सोर्स देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ऑपरेट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके एक्टिव सेंसर्स। एग्जाम्पल ये फोटो सेल, लाइट कहीं से भी चमकेगा तो वो खुद ही ऑपरेट करेगा, वो खुद चमकने लगेगा, उसको किसी बिजली या एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं है। पैसिव सेंसर्स इसी का उल्टा, जिनको आपको एक्सटर्नल पावर देना पड़ता है, जैसे कि कैपेसिटर हो गया या रजिस्टर हो गया, ये सब आपके एक्सटर्नल पैसिव सेंसर्स होते हैं। जब आप करंट दोगे तभी काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जितना इस यूनिट में करना चाहिए था मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये यूनिट सबसे ज़्यादा आसान यूनिट है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का अपने पास में कोर्स अवेलेबल है। तो इस कोर्स में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस तरीके से आपका कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप जाओगे, कोर्स पे क्लिक करोगे और वहाँ पे आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे गाइस। यूनिट 5 का देखना है तो 5 पे क्लिक करिएगा और आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पे एक के नीचे एक देखने को मिल जाएंगे, आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट सब्जेक्ट में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मैं फिर से बोलना भूल गया, तो कर देना तुम लोग, ठीक है। और पीडीएफ यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, 40-45 रुपए में मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।